नमस्कार, स्टार्टअप राजधानी बेंगलुरु में आपका स्वागत है और मैं हूं संजय पुरोहित। हम आपको बेंगलुरु के अलग अलग रंगों से वाकिफ करा रहे हैं। इस शहर में स्टार्टअप्स की वजह से एक खास नया अंदाज और नया कल्चर पनपा है और इस कल्चर से अब कई नए स्टार्टअप्स आइडियाज को उड़ान मिल रही है। इनमें से एक है हाइपर लोकल। ये ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो आपको किराने की शॉपिंग करवाते हैं, जैसे कि बिग बास्केट या फूड ऑर्डरिंग ऐप यानी टाइनी आउल, यानी ऐसे प्लेटफॉर्म जो आपको आपके एरिया में ही सर्विस देते हैं। ये ई कॉमर्स के बाद स्टार्टअप की दुनिया की अगली क्रांति के तौर पर उभरने वाला क्षेत्र है। इसका एक सबूत इस बात से भी मिलता है कि पिछले 6 महीने में इस तरह के स्टार्टअप्स ने करीबन $14 करोड़ की फंडिंग हासिल की है और यही है आज के हमारे शो की टॉप स्टोरी। बेंगलुरु के स्टार्टअप्स अब आइडियाज के मामले में ई कॉमर्स से कहीं आगे की सोच रहे हैं। ऐप बनाना हो या फिर ऑनलाइन साइट, सभी कुछ एक हाइपर लोकल लेवल पर लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आपका मोहल्ला आपके स्मार्टफोन पर है और आपकी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उसकी खोज आसान हो चुकी है। हाइपर लोकल ऐप्स या फिर साइट्स वो होते हैं जो आपके इलाके की सुविधाओं को आपके हाथों में रख देते हैं। फिर चाहे वो खाना ऑर्डर करना हो, ग्रोसरी मंगाना हो, प्लम्बर बुलाना हो या फिर ट्यूशन टीचर की खोज हो। इन स्टार्टअप्स का क्रेज इतनी तेजी से बढ़ा है कि पिछले कुछ महीनों में ऐसे स्टार्टअप्स 27 से ऊपर डील्स कर चुके हैं, यानी वीसीज इनमें जमकर पैसा लगा रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, यहाँ बेंगलुरु के लोगों के दिमाग में आइडिया की फैक्ट्री लगी हुई है। मतलब आप अगर स्टार्टअप या ऐप के जरिए क्या क्या कर सकते हैं भाई। अभी आप कपड़े खरीद सकते हैं, खाना ऑर्डर कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद सकते हैं, बुक करा सकते हैं। पर क्या कभी भी दिमाग में आया कि आपके घर में जो चुन्नू मुन्नू हैं उनको पढ़ाने के लिए अगर आपको मास्टर जी चाहिए तो अब वो भी आप किसी ऐप के जरिए उन्हें हायर कर सकते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये हो सकता है। अर्बन प्रो नाम का एक स्टार्टअप यहाँ बेंगलुरु में चल रहा है जो आपकी लाइफ के छोटी मोटी ये प्रॉब्लम्स, उसमें चिंटू पिंटू सी प्रॉब्लम्स, इनको बड़े ही आसानी से सॉल्व कर देता है। ये है राकेश कालरा। अमेरिका से भारत वापस आकर देश में ट्यूशन या हॉबी क्लासेस के बाजार को ऑर्गेनाइज करने के इरादे से शुरू किया इन्होंने अर्बन प्रो, एक ऐसी सर्विस जो आपके शहर में मौजूद टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच एक प्लेटफॉर्म का काम करती है। अर्बन प्रो की खासियत एजुकेशन सेक्टर है और आज की तारीख में ये कई तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। भारत जैसे देश में एजुकेशन सेक्टर करीब $100 बिलियन का मार्केट है और टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में इस कारोबार के बढ़ने की काफी गुंजाइश है और अनऑर्गेनाइज्ड होने की वजह से यहाँ काफी मौके भी हैं। अर्बन प्रो अभी भारत के 6 शहरों में अपनी सर्विसेज देता है जिसे वो जल्द बढ़ाने वाले हैं। अर्बन प्रो एक फ्री सर्विस है जिसे आप ऐप या वेब के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका रेवेन्यू मॉडल काफी सिंपल है। ये फ्री सर्विस है। हम जो चार्ज करते हैं वो सर्विस प्रोफेशनल को चार्ज करते हैं। जब आपको वो रिस्पॉन्ड करते हैं तो हमको एक स्मॉल फीस चार्ज करते हैं टू रिस्पॉन्ड, आपकी इंक्वायरी को रिस्पॉन्ड करने के लिए। ये है 27 साल के दीपक और इन्हें नए आइडियाज को स्टार्टअप्स में बदलने का चस्का है। ये भी एक हाइपर लोकल प्लेयर हैं और इनका फ्री ऐप कहलाता है लुकअप। 27 साल की उम्र में दीपक का ये तीसरा स्टार्टअप है। ये फ्री ऐप आपको घर बैठे आपके शहर की जानकारी देता रहता है, जैसे आपके घर के पास नजदीकी पिज्जा जॉइंट कहाँ है, उसका मेन्यू क्या है, या फिर आपके घर के पास विदेशी फल कहाँ मिलेंगे, या फिर नजदीकी ब्लड बैंक कहाँ है। We have partnered with over 20,000 stores who has also the app with them, and we are right now live in Bombay and Bangalore, where when you use the app, you chat with any local store nearby, and you get the information within 5 minutes. लुकअप को ऑफलाइन का गूगल भी कहा जा सकता है और अपनी तेजी से बढ़ती लोकप्रियता के हिसाब से लुकअप ऑन पेपर किसी गूगल से कम नहीं लगता। We have over 500,000 downloads within the 6 months, and we are already rated in the most essential app categories across Google, Android, and iOS app stores. And every day we are answering 100,000
inquiries which is coming to us, and some of them convert to a particular transaction, some of them convert to a feedback. So end of the day, it's all about information exchange, and we feel that making money is very simple. Google is a great example for building money of just providing information. लोकल इन्फॉर्मेशन के क्षेत्र में स्टार्टअप्स के आगे बढ़ने के लिए अभी बहुत गुंजाइश है और लोग अपने इस राह पर अपने कदम रखने शुरू कर दिए हैं। बैंगलोर में कोई भूखा नहीं मर सकता अगर आपके पास स्मार्टफोन है, क्योंकि यहाँ ढेर सारे ऐसे स्टार्टअप्स चल रहे हैं जो मुझ जैसे भूखों की भूख मिटाने में मदद करते हैं, और उनमें से एक स्टार्टअप यही बैंगलोर बेस्ड है जो है स्विगी। इस स्विगी नाम के ऐप से आप ढेर सारे रेस्टोरेंट से आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं और फूड आपके पास आएगा, आप खाना खाएंगे और आपकी भूख मिटेगी। अब मुझे तो आज पास्ता खाने का मन कर रहा है, और यहाँ पर चलिए देखते हैं कौन से रेस्टोरेंट से हम ऑर्डर करते हैं। और ये हमने द पिज़्ज़ेरिया से ऑर्डर किया, 40 मिनट में डिलीवर होता है। अब देखते हैं कि स्विगी और यहाँ के बैंगलोर के रेस्टोरेंट्स कितने वक्त के पाबंद हैं। यमी। तो ऐसे जो नए कॉन्सेप्ट हैं, चमकदार हैं स्टार्टअप की दुनिया में, लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट्स के फेल होने का भी खतरा उतना ही रहता है। लेकिन इस दुनिया में फेल होने वाले लोगों के लिए ज्यादा बड़े मौके मौजूद हैं। क्यों और कैसे, जानेंगे एंजल प्राइम के संजय स्वामी के साथ एक खास बातचीत में इस छोटे से ब्रेक के बाद। आमतौर पर लोग अपनी नाकामियों का जिक्र दूसरों के सामने करने से कतराते हैं, लेकिन स्टार्टअप वर्ल्ड का कल्चर तो कुछ और है। यहां लोग अपना सीना ठोक कर अपनी नाकामियों और फेल्योर की बात बताते हैं लोगों से। यकीन मानिए, यहां फेल्योर पर प्रीमियम मिलता है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं, संजय स्वामी, जिनकी कंपनी एमचेक 2010 में खड़ी हुई और उसके बाद फेल हो गई। संजय ने इसके बाद आधार प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया और फिर मैदान में अपने नए स्टार्टअप जिप डायल के साथ कूदे। जिप डायल को हाल ही में ट्विटर ने एक्वायर किया है। संजय बंगलुरु में एक सीड स्टेज फंड एंजल प्राइम चलाते हैं। संजय, आप हमारे शो में शामिल हो रहे हैं, अपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप हमें यही बताएं कि क्या ये जो फेल्योर पर प्रीमियम है, ये हम बार बार अपने चैनल पे कह रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, क्या स्टार्टअप की दुनिया में वास्तव में फेल्योर की कीमत ज्यादा है? Absolutely, right. I think the biggest barrier for starting a company is quitting your job and actually starting the company. When you have taken that bold step, right, and you have tasted the experience of what it is to be your own boss and to manage your own, and to follow your passion, I think, that's the biggest step one has taken. And once you have done that, whether you have succeeded or not in your first venture, I think I as an investor will look at this as a great positive and say, hey, come, let's talk. Maybe that did not work out. Because even companies that succeed, they never really follow a chartered, recipe, right? They have a lot of failures. They have an idea. They have an expectation of what's going to happen. Most often that doesn't happen. And if you look at the successful company 3 years later, it's very different from what they started out doing. So entrepreneurs who have failed, right, at what they're doing are basically saying, we feel that there is no more potential in this opportunity, but the people themselves might be very good, right? And in the early stages, it's all about the people. You have to back the right people. And we certainly are very welcoming. And I also know that there are certain companies, and Naveen Tiwari at InMobi, constantly says this. If somebody walks in and he's a failed entrepreneur, he will immediately try to hire him, because the experience and the knowledge that that person has gained is something that can be shared with the whole company, and that's much more valuable than somebody who has not tasted. संजय जी, ये बताएं, क्योंकि भारत में तो सेलिब्रेट करना दूर, फेल्योर को बिल्कुल इनकरेज नहीं करने का कल्चर रहा था, तो क्या अब जो एंटरप्रेन्योरल कल्चर बढ़ा है, उसके बाद फेल्योर हमारे लोगों के बीच में ज्यादा एक्सेप्टेबल हो चुका है या अभी लंबा सफर बाकी है?
I think it's slightly better now, but we still have miles to walk. Very few people like to even talk about the failures that they had, because people will only interview you and talk to you about the successes. So this is sort of interesting to talk about what did not work and, why things didn't work. But as a culture, if you see, as a society, we need to be much more accepting of failure. And actually to celebrate failure, and that's still probably the gap between, say, something in Silicon Valley and in Bangalore, although Bangalore is probably much closer to it than the rest of the country. Success, everybody likes to celebrate, but you learn the most out of failure, right? Success may make you wealthy, but failure will make you richer in many other ways. And I think we need to encourage people to try things out without having too much of a price associated with failure. आपने भी अपने कामकाज में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिनमें से कुछ चीजें नाकामयाब ही रही, लेकिन इससे आपने क्या सीखा? Some of the learnings I learned there in terms of how to build the team, how to do the experiments, how to detect something was working and not working, I have been able to apply and impart with all the startups that I'm today associated with. So some of the learnings, for example, in MCheck's case was, you cannot just try to partner with too many big people, right? As a small startup, you can find one big partner maybe to work with. But at the time, we thought that maybe we needed to have the biggest bank and the biggest telco and the biggest other partners in the ecosystem to work with. So these are lessons that you learn in startups. When you're in it, it's sometimes hard to say what is going right and what's going wrong. But the takeaways from that have helped me now do multiple startups in the payments ecosystem itself, work on the Aadhaar program, try to shape some of the gaps that were there in the ecosystem, so that such companies will be more successful in the future. And I think the 4 years I spent in that role probably taught me a lot more than all the other roles where I probably had a lot more successes. स्टार्टअप्स की एक दिक्कत ये रही है संजय जी, और वो सिर्फ स्टार्टअप्स की क्यों, बिजनेस की दिक्कत है कि अगर ये फेल हो जाते हैं तो किसी कंपनी या फर्म को बंद करना बहुत बड़ा मुसीबत का काम है. जब हम आजकल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो सरकार का यहां क्या रोल होना चाहिए? So there are several small things that need to be done. I think in the grand scheme of things, these are minor, but they will encourage entrepreneurs. So just the process of setting up a company, getting the ROC filings done, finding a name for your company, these are all things that are actually pretty complex here in India. And then subsequent to that, when things don't work out and you want to shut down the company, there are a lot of challenges. You cannot have any banking transactions for 12 months. A lot of these restrictions that need to probably be eased a little bit. People are doing these companies today and startups today despite all these challenges. But I think if we took some of these incidental challenges out of the way, you would see a lot more activity happening. संजय स्वामी, आपका शुक्रिया. अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इस स्टार्टअप की दुनिया में महिलाओं की क्या हैसियत है. छोटा सा ब्रेक. टेक्नोलॉजी और बिजनेस की इस जुगलबंदी में महिलाएं कहां हैं? अपना खुद का कारोबार करना महिलाओं के लिए भी नई बात नहीं है, और बंगलुरु जैसा शहर इन महिलाओं को मौका देता है अपने इस हुनर को चमकाने का. कैसे बना रही हैं कुछ एंटरप्रेन्योर महिलाएं स्टार्टअप की इस दुनिया में अपना नाम, ये जाना हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत ने. CNBC आवाज बैंगलोर में, और हम सब जानते हैं बैंगलोर देश का एक स्टार्टअप हब है. सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इसे हम कहते हैं. यहाँ पर हर रोज लगभग एक नई कंपनी शुरू हो रही है. जितने एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर हैं, उसमें एक बहुत लार्ज संख्या महिलाओं की भी है. और मेरे साथ कुछ ऐसी ही महिला एंटरप्रेन्योर्स बैठी, और उनसे मैं जानना चाहूंगी ये इकोसिस्टम कितना एक्साइटिंग है खुद का कारोबार शुरू करने के लिए. शुभ्रा, आपने चुंबक को फाउंड किया है. ये इकोसिस्टम क्या न्यूट्रल है जब मेल विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिहाज से इसे देखें? बिल्कुल, मुझे ऐसे लगता है कि ये फील्ड में आदमी या औरत उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है. टैलेंट ट्रम्प्स ओवर एवरीथिंग एल्स. तो अगर आपके पास राइट विजन है, राइट आइडिया है, आपको एग्जीक्यूट करना आता है, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू. ओके, मेघना, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? जहाँ पे हमने शुरू किया था किसी को कुछ नहीं पता था, जस्ट बाय वर्ड ऑफ माउथ. हमारे 13 साल हो गए हैं और इधर, और
इट्स रियली बीन वेरी इंटरेस्टिंग। बीच में हमने हैदराबाद में थोड़े सालों के लिए कुछ शुरू किया था, बट उधर ऐसा कम्युनिटी नहीं है। इनफैक्ट तरुण, आपका भी एक्सपीरियंस यही था कि आप मुंबई में बहुत सालों तक रही थी, लेकिन अगर आपने कारोबार शुरू करने के बारे में सोचा, बैंगलोर आई, तो क्या इकोसिस्टम में क्या अलग था? बैंगलोर में कितना आसान था आपके लिए ये पहला कदम लेना? मेरे लिए बैंगलोर बहुत अच्छा रहा है, बिकॉज मेरे पास सिर्फ एक आइडिया था जब मैं यहाँ आई थी, और था कि मुझे ये करना है, बस दैट्स इट। बाकी कैसे करना है, क्या करना है, वो मुझे नहीं पता था। तो यहाँ पे आके हमें इतनी अच्छी मेंटरशिप मिली, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग स्टेज टू ग्रोथ फेज टू एक्सपेंशन फेज, एंड पीपल आर विलिंग टू हेल्प। यहाँ पे हेल्प मिलना बहुत आसान है। और इनफैक्ट यही काम रुचि भी कर रही है। रुचि, आपका जो नेटवर्क है, हर एंटरप्रेन्योरल नेटवर्क, कितनी महिला एंटरप्रेन्योर्स के साथ आप लोग काम करते हैं और किस तरह का एडेड सपोर्ट आप दिलवाते हैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स को? सो हैंड इंडिया, इट स्टैंड्स फॉर हर एंटरप्रेन्योरियल नेटवर्क। आज की डेट में हमारा मेंबर बेस इज 4,800 प्लस मेंबर्स, एंड हम 3 वर्टिकल्स पे काम करते हैं: इंस्पिरेशन, इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट। इंस्पिरेशन में हम सेशंस करते हैं जहाँ पे हम विमेन एंटरप्रेन्योर्स को लेकर आते हैं जो अपने स्टोरीज शेयर करें। इंफॉर्मेशन है, जैसे अभी तरुण ने शेयर किया कि बेसिक्स नहीं पता होते कि बिजनेस तो शुरू किया है बट अभी HR को संभालना है, अभी फाइनेंस को संभालना है, तो कोई टेक्निक समझाते तो शायद आप वो कर लोगे, तो दैट इज इंफॉर्मेशन बिट। तो एक्चुअली हमने सेशंस किए हैं ऑन फोटोग्राफी फॉर बिजनेस एट होम, हमने सेशंस किए ऑन कैपिटल वर्किंग। सपोर्ट में हम जो व्हाट वी ब्रिंग ऑन द टेबल इज मेंटरिंग प्रोग्राम्स फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स इन देयर स्पेस। चैलेंजेस आमतौर पर क्या होते हैं? क्या स्केलिंग इज अ बिग प्रॉब्लम एंड इज इट न्यूट्रल फॉर बोथ मेल एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज विमेन एंटरप्रेन्योर एट दिस पॉइंट इन टाइम? Yes, scaling is the main problem, and actually business problems are same. For man and women, there is actually no difference. Only difference as a women entrepreneur जो टेबल पे आती है is हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे की गई है कि women के दिमाग में ये भर दिया गया है कि आपने पहले घर संभालना है या आपने पहले फैमिली संभालनी है। लेकिन क्या आप लोगों ने वैसे किया है कभी, बिजनेस को छोड़कर फैमिली पर फोकस ज्यादा करे, दूसरी चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया है? और इसको कैसे आप बदलेंगे? बिजनेस के लिए यू हैव टू मेक प्रॉफिट, अदरवाइज इट इज एन NGO। ये अगर आपको एक चीज समझ में आ गई, उसके बाद यू कैन मूव फॉरवर्ड। एंड ऐसा नहीं है कि हमारे फैमिली में या हमारे आसपास में जो मेन है वो हेल्प नहीं करेंगे। हमने कभी पूछा नहीं, हमने कभी उनसे पूछा नहीं कि आप हमारी मदद करोगे या सपोर्ट मी इन दिस। चुंबक एक फर्म है जो एक बहुत नोन ब्रांड है, आपको काफी बैकिंग मिली है निवेशकों से। सो व्हेन यू गो टू सेल योर प्रोडक्ट, खासतौर से एक निवेशक को गेटिंग दैट मनी इन, वो आपकी एक्सपीरियंस में कैसा रहा है? So I think again it's the idea that counts, it's the way you have executed it that counts. Do I have an advantage because I'm a woman, or do I even think about it? No. I feel in today's world when you talk about equality, then these conversations should be left behind. मेरा आखिरी सवाल आप लोगों से यही है कि बिजनेसेस को खड़ा करने, उनको बड़ा करने में आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है? Starting something is very easy, no? Loving it and making it grow continuously and working on it for many years is a different challenge altogether. It's like staying married. How do I take my business to the next level? उसके लिए नॉलेज बहुत जरूरी है। हम लोग अपने बिजनेस से इतना प्यार करते हैं ना, वी आर सो इन लव विद इट, कि हम लोग को वो देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज थर्ड पर्सन देखने के लिए कि हमारे बिजनेस में क्या मिसिंग है, एंड फिर वो उसको ब्रिज करो, दैट आई थिंक इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू फेस व्हेन यू स्केल अप। पर्सनली मेरे बिजनेस और मेरे स्पेस में जिसमें मैं हूँ, मुझे लगता है कि टू गेट द करेक्ट मॉडल, हम एक ऐसे स्पेस में जहाँ पे हमें पता है कि इन्फॉर्मेशन फ्लो होना चाहिए, बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम द कंपनी शुड बी सेल्फ सस्टेनेबल। आप इनको कैसे टुगेदर रख सकते हो और आप कैसे एक पर्पस रीच कर सकते हो। प्लेजर स्पीकिंग टू यू, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब सफलता की वो जो सीढ़ी है, कामयाबी की सीढ़ी, काफी आसानी से चढ़े। थोड़े बहुत चैलेंजेस जरूर आएंगे, एंड आई एम होपिंग यू ओवरकम ऑल ऑफ दोस। बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज के लिए समय निकालने के लिए और इस खास सीरीज का हिस्सा बनने के लिए। ऑल द बेस्ट। स्टार्टअप राजधानी बेंगलुरु में आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे एक और नए विषय के साथ कि किस तरीके से यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं वो नई मंजिल तय करने की शुरुआत कर रहे हैं। नमस्कार।